नमस्कार। आप इस वक्त ब्राह्मी विद्यापीठ में हैं। ब्राह्मी विद्यापीठ आपका स्वागत करता है। आज हम समझेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया हुआ है भारत में, ये है क्या। जो भारतीय पार्लियामेंट ने इसे लागू किया है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसको ले आते ही जिस प्रकार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो है क्या, उसका आशय क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। जब कोई कानून आता है तो सबसे पहले वो लोकसभा में पारित होता है अथवा राज्यसभा में पारित होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उस 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। और लोकसभा में पारित होना मतलब मान लिया जाता है कि हाँ, कानून अब ठीक ठाक रूप में है और वो कानून बन जाएगा। 9 दिसंबर 2019 को जब ये लोकसभा में पारित हुआ तो उस वक्त जो नोडल मिनिस्ट्री थी, जो कि आपको पता है कि जो नागरिकता देना लेना, उसे भंग करना, ये इत्यादि जो कानून होते हैं वो एमएचए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। जो जिसके मिनिस्टर इस वक्त कौन है? अमित शाह। तो ये अमित शाह के द्वारा इस कानून को लोकसभा में पारित किया जाता है और 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में पारित भी हो जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद ये राज्यसभा में 11 तारीख को पारित होता है और उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को ये कानून बन जाता है। 12 दिसंबर 2019 को ये कानून बन जाता है और इस प्रकार से CAA, जो कि CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के रूप में, पहले CAA को CAB कहा जाता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB अब CAA बन चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इस प्रकार से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर 2019 के बाद CAA मुद्दा लोगों के बीच आता है एक कानून के रूप में। 12 दिसंबर 2019 के बाद इसे तुरंत ही सरकार नोटिफाई नहीं करती। कानून जब आता है उसे सरकार नोटिफाई करती है। तो इसे नोटिफाई 10 जनवरी 2020 को पहली बार किया गया और कहा गया अब इस कानून के अंतर्गत लोग नागरिकता ले सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ कि कौन नागरिकता ले सकता है, किसके लिए ये कानून था। मैं पहले आपको हिस्ट्री इसकी बताने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से समझिए। 10 जनवरी 2020 को पहली बार इसको लागू किया गया और जैसे ही 10 जनवरी 2020 को इसे लागू किया गया, उस वक्त से ही देश में बहुत ज़्यादा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हड़ताल, बंद, आंदोलन शुरू हुआ। एक इंसिडेंस इस वक्त हुआ जो काफ़ी चर्चा में रहा। उस इंसिडेंस का नाम था शाहीन बाग इंसिडेंस, जो कि दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। आपने देखा होगा जब इस बार 11 मार्च 2024 को ये फिर से नोटिफाई किया गया, अधिसूचित किया गया, लागू किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा है का बंदोबस्त है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में बढ़ा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार 11 मार्च 2024 को जब ये कानून आया था तो पिछली बार सबसे ज़्यादा जो हिंसा देखने को मिला था नॉर्थ दिल्ली में का जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिला था। इस बार ऐसा सेम रिपीट ना हो इसलिए फिर से बना दिया गया। अब हमें इस बात को अब हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये एक ऐसा कानून है जो कि भारतीयों पे लागू नहीं होता। जी हाँ, CAA जो है वो भारतीयों पर लागू नहीं होता। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। इस लेक्चर में आप चाहे कुछ समझे ना समझे, इस बात को समझिए और आसपास भी समझाइए कि जो CAA है वो भारतीयों के लिए नहीं है। ये कानून किसी भी भारतीय नागरिक के ऊपर लागू ही नहीं होता है। तो जो कानून भारतीयों के ऊपर लागू नहीं होता है, जब वो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो भारत के अंदर ही आ रही थी, भारत के नागरिकों के द्वारा ही लाई जा रही थी। ऐसा क्यों? जब ये हम भारतीयों के लिए है ही नहीं
तो हम भारतीय इसके लिए खुश हों, परेशान हों, दुखी हों, हड़ताल करें, हंगामा करें, भारत बंद करें, ये ऐसी सारी गतिविधियों में क्यों हैं? एक ऐसा कानून जो कि भारतीयों को प्रभावित करता तो है, लेकिन भारत के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव अभी नहीं डाल रहा। ये हमें प्रभावित क्यों करता है? ये हमें प्रभावित इसलिए करता है क्योंकि जो हम 140 करोड़ लोगों की जो ये आबादी है, उसमें कुछ और जनसंख्या जो है वो जुड़ेगी। तो जब आपके देश में कोई चीज़ जुड़ता है तो आप जिम्मेदारी बढ़ जाती है उस चीज़ में, इसलिए प्रभावित करता है। इसलिए नहीं क्योंकि जो इसके अंदर, देश के अंदर लोग रह रहे हैं उन्हें प्रभावित कर रहा, जी नहीं। ये किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है। ये है किसके लिए, प्रभावित किसे करता है? ये ऐसे माइग्रेंट्स के लिए है, ऐसे शरणार्थियों के लिए है, ऐसे भारत आने वाले लोगों के लिए है जो कि नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। अगर आप एक शरणार्थी हैं, भारत आना चाहते हैं और आप इन 3 देशों से हैं, कौन कौन से देशों से? अगर आप अफ़गानिस्तान से हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं और बांग्लादेश से हैं, अगर आप इन 3 देशों से हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और आप मुस्लिम नहीं हैं, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम नहीं होने चाहिए, और आप इन 3 देशों से शरणार्थी बन करके भारत में नागरिकता पाने हेतु आना चाहते हैं, तो ये कानून आपके लिए है। आप किस किस कम्युनिटी से होने चाहिए? आप हिंदू होने चाहिए, सिख होने चाहिए, बुद्धिस्ट होने चाहिए, जैन होने चाहिए, पारसी होने चाहिए और क्रिश्चियन होने चाहिए। और इन कम्युनिटी के साथ साथ आप इन देशों के रहने वाले होने चाहिए। आप अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। क्यों? बताती हूँ। देखिए, भारत जिस मैप में आपको इस वक्त दिख रहा है, जिस परिवेश में आपको दिख रहा है, भारत कभी वैसा हुआ नहीं करता था। भारत का जो भूभाग था आपको पता है, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, आज के अफ़गानिस्तान का बहुत सारा एरिया भारत में आया करता था। देश की भौगोलिक संरचना बदली कब? देश के बंटवारे के बाद। बहुत सारी कम्युनिटी जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो कि भारत से बिलोंग किया करते थे, बंटवारे के बाद या किसी अन्य कारण से वो दूसरे देश में चले गए। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। भारत मानवता के मूल्य को हमेशा पहचाना है, उसकी वकालत करता आया है। इसी के पक्षधर में रहते हुए आज के वर्तमान समय में हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसके तहत हम इन देश के नागरिकों को, जो कि वहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, उन्हें भारत में आने का और कानूनी मान्यता के तौर पे नागरिकता देने का। आपको पता है, नागरिकता यदि आपके पास किसी देश की है तो आप उस देश में बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। यदि आप नागरिक हैं भारत के, तो आपको पता है आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है जो कि किसी भी अन्य को नहीं मिलता। तो आप भारत के लीगल तौर पे नागरिक कहलाएंगे। तो इन कम्युनिटीज़ को और इस कानून के तहत इन 3 देश के लोगों के ऊपर ये कानून लागू होता है। फिर से मैं बताती हूँ, ये किसी भी भारतीय के ऊपर लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी भारतीय के ऊपर लागू नहीं होगा। सीए जब आया तो सीए के साथ एक शब्द बहुत ज़्यादा जोड़ा गया, आज भी जोड़ा जा रहा है, वो है एनआरसी। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये क्या है? देखिए, आप सभी को पता है हर 10 साल में सेंसस होता है, मतलब जनगणना होती है। हर 10 साल में जनगणना होती है। ये जनगणना 2021 में लंबित थी। कोरोना और बहुत सारे अन्य कारण की वजह से ये लंबित रह गई। 2024 आ गया, इलेक्शन आने वाले हैं, लगभग 3-4 साल का डिले है और अभी तक जो सेंसस है वो नहीं हुआ है। जब भी सेंसस होता है तो जिस रजिस्टर में हम अपने राज्य के, अपने देश के नागरिकों के बारे में पूरा ब्यौरा लिखते हैं, उसको हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहते हैं।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन CAA से बिल्कुल भी इसका कोई लेना देना नहीं है। CAA बिल्कुल अलग चीज़ है। CAA भारतीयों को प्रभावित नहीं करती, भारतीयों के लिए नहीं है। NRC वहीं उलट हर भारतीय को प्रभावित करती है, हर भारतीय के लिए है। CAA एक कानून है, NRC कोई कानून नहीं है। वो एक रजिस्टर है, एक प्रक्रिया है जो कि सेंसस के पहले सेंसस के दौरान की जाती है, होती है। NRC का प्रभाव कुछ उन इलाकों में महत्वपूर्ण रूप से है जहाँ पे 1971 के बांग्लादेश पाकिस्तान वॉर का इफ़ेक्ट रहा है। आप सभी को पता है 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान वॉर हुआ था। इस वॉर में भारत ने बढ़ चढ़ कर बांग्लादेश के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। इसमें भारत को जानमाल से लेकर के प्राकृतिक और अन्य प्रकार की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। बहुत सारी समस्याएं हमने देखी थीं। उस वक्त बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में शरणार्थी बनकर के आए हुए थे, जिसमें से लगभग ऐसा माना जा रहा है 20 मिलियन के करीब लोग, 20 मिलियन बांग्लादेशी आज भी भारतीय राज्य जैसे कि वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड असम, स्पेशली असम जैसे राज्यों में रुक गए, वापस कभी गए ही नहीं। आप सोच सकते हैं किसी घर में 10 लोग रह रहे हैं, उस घर में 10 लोग और आके रहने लगे। घर का जो नक्शा है, घर की जो बनावट है उतनी ही बड़ी है, घर में जो खपत करने की क्षमता है वो उतनी ही बड़ी है, इनकम उतनी ही है, प्राकृतिक संसाधन उतने ही है, लेकिन उसका दोहन करने वाले दुगने बढ़ गए हैं, जो कि वहाँ के हैं भी नहीं। ये कब तक और कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक ये लीगल माना जा सकता है? उन्हीं लोगों की पहचान करना, वापस उनके देश उन्हें भेजना, इस प्रक्रिया के लिए NRC आवश्यक है। इसलिए ये उन कुछ राज्यों में लागू होगा, ये पूरे देश में लागू होगा, पहले उन राज्यों में लागू इसलिए करने की बात की जा रही है क्योंकि पहले हम छटनी करेंगे फिर ही तो हम अपना असली काम करने का काम करेंगे। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि हमारे देश में इनर लाइन परमिट जैसी पहले थी वैसे ही रहेगी। ये इनर लाइन परमिट क्या होती है? ILP जिसे कहते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट में इनर लाइन परमिट लागू है। जैसे आप किसी राज्य में भारत के नागरिक हैं, आप किसी भी राज्य में जितने समय के लिए चाहें वहाँ जाके रहें, जो भी पेशा अपनाना चाहते हैं उस तरीके से रहें, नौकरी करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, व्यवसाय खोलना चाहते हैं, आप रहें, कोई भी आपको नहीं रुकेगा। लेकिन हमारे वहाँ नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि ट्राइबल एरिया के अंदर आते हैं। ट्राइबल एरिया जो है वो बहुत सेंसिटिव एरिया होती है, इसलिए क्योंकि उनका वो जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। उनका रहन सहन, खान पान, बोल भाषा हमसे अलग होती है। उनकी संस्कृति को बचाए रखना, उनका संरक्षण करने के लिए इनर लाइन परमिट की जो अवधारणा है हमारे संविधान में दी गई है। इसके अंतर्गत होता क्या है, अगर आप उन राज्यों में जाकर के रहना चाहते हैं, जाइए, आप वहाँ की लोकल अथॉरिटी से एक इनर लाइन परमिट बनवाएंगे और उस इनर लाइन परमिट को बनवाने के बाद आप पर एक लिमिटेड समय के लिए उस क्षेत्र में, उस राज्य में रह सकते हैं। उसके बाद जब इनर लाइन परमिट आपकी ख़त्म हो गई, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 6 महीने की जो भी आपकी परमिट बनी हुई है, उसके बाद आपको वो एरिया छोड़ के जाना पड़ेगा या दूसरी इनर लाइन परमिट बनवानी पड़ेगी। तो इनर लाइन परमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपको पता है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो संविधान है उसका आर्टिकल 5 से 11 तक भारत में नागरिकता देने की, नागरिकता क्या है इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इन आर्टिकल पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक बनना चाहता है, ऐसा नहीं है CAA आने के बाद कोई और नागरिक नहीं बन सकता। आप नॉर्मली भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। मेरे ख्याल से ब्राह्मी विद्यापीठ आपको ये समझाने में सफल रहा है कि CAA क्या है। मेरा एक छोटा सा अनुरोध भी है आपसे। अनुरोध क्या है? एक पढ़े लिखे नागरिक होने के वजह से या भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, हर कोई अपने देश से बेहद ही प्रेम करता है, बेहद ही प्यार करता है। ऐसे में मेरा अनुरोध ये है कि CAA के बारे में किसी भी तरीके की
चल रही अफवाह से दूर रहें और अपने दिमाग में बस एक बात रखें कि आप अपने आप को बताएं कि CAA मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है का मतलब, अगर आप भारतीय हैं तो ये आपके लिए नहीं है। तो ये जब किसी भारतीय के लिए नहीं है, फिर कोई कितना भी कहे, हम इसको लेकर के भड़केंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे, देश में अशांति नहीं फैलाएंगे। हम भी इस बात को समझेंगे और दूसरे को भी समझाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपने बहुत ही मन लगा करके इस बात को समझा, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।